नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं क्रूज से कश्ती तक मौत का सफर। तो क्रूज से कश्ती तक मौत का सफर। देश की नदियों में आस्था की डुबकी हो या पर्यटन का रोमांच या परिवहन, अब यह सफर जानलेवा साबित हो रहा है। आज वही नदियां लापरवाही, अव्यवस्था और सिस्टम की अनदेखी के कारण मौत का रास्ता बनती जा रही हैं। हमीरपुर में यमुना की लहरों ने 6 जिंदगियां ले ली, तो कुछ दिन पहले मथुरा और जबलपुर के बरगी डैम में मची चीख पुकार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर हादसे के बाद वही तस्वीरें सामने आती हैं, रोते बिलखते परिजन, राहत बचाव की कवायद और जांच के आदेश और आखिर में मुआवजे की घोषणाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अधूरा है। क्या हमारे देश में जल परिवहन लोगों की सुविधा के लिए है या फिर बिना सुरक्षा इंतजामों के लोगों की जान जोखिम में डाल मौत का सफर बनता जा रहा है? क्या ये महज हादसे हैं या सिस्टम की अनदेखी या लापरवाही से हुई हत्याएं हैं? आखिर क्यों हमारी नदियों में सुरक्षा के मानक कागजों तक सीमित हैं? आज इन्हीं सवालों को हम तलाशने का प्रयास करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का कुरारा क्षेत्र बुधवार की शाम यहां मातम लेकर आई। एक नाविक की लापरवाही, हाथ में मोबाइल और संतुलन बिगड़ने का नतीजा ये हुआ कि 9 लोग यमुना की अथाह गहराई में समा गए। इनमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युद्ध स्तर पर राहत कार्य के निर्देश दिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन को इन हादसों का इंतजार रहता है? इंतजार कर रहे थे तो एक नाव पलट गई। नाव में कौन लोग? दीदी लोग थी। कितने लोग थे? 10-11। तो कितने लोग डूबे? 4-5। आप किसको बचा पाए? दीदी को और भाई को और चाचा को और फूफा को। अच्छा, अभी कितने लोग नहीं मिले? कौन कौन नहीं मिला? भाई, दीदी, मौसी, बिट्टी। सर ऐसा है कि जो है कल आज सुबह करीब 6 बजे ये टापू में बारी रखी है तरबूज और खरबूजा की, तो वो यहाँ के रिश्तेदार जो है वहाँ गए थे वही खरबूजा खाने या कुछ लेने, तो जिसे बीच में नाव आई है तो डूब गई है। भाई साहब, घटना यहाँ पे एक घटी है कि एक जो जमुना में नाव डूब गई है ग्राम कुतुबपुर में। तो उसमें जो मुझे जानकारी कुछ मिली तो उसको मैं देखने के लिए आया हूँ। तो मुझे जो जानकारी ये मिली है कि मतलब लगभग नाव में 9-10 लोग सवार थे जी। तो जो बच्चा नाव चला रहा था जी, उसने जो है किसी तरह से 2 लोगों को बचा लिया। आपको बता दें कि बेटी की विदाई के बाद पटिया गांव के एक परिवार और उनके परिचित यमुना पार अपने खेत में खरबूजा लाने गए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर मौत में बदल जाएगा। बताया गया कि नाविक मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, संतुलन बिगड़ा, नाव पलट गई और देखते ही देखते 9 लोग नदी की तेज धारा में बहने लगी। कुछ लोग तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन कई मासूम और बच्चे, महिलाएं नदी में समा गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाव पर लाइफ जैकेट या रबर ट्यूब जैसे जीवन रक्षक उपकरण की कोई व्यवस्था नहीं। डूबे लोगों की तलाश के लिए राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF व गोताखोरों की टीम बुलाई गई। हमीरपुर जनपद में एक दुखद घटना हुई है। ताना कुरारा क्षेत्र अंतर्गत एक यमुना नदी के किनारे एक गांव है कोतुपुर करके। उस गांव में जो लोग हैं वो रोज नदी के इस पार से उस पार नाव से जाते आते हैं। अब आज शाम को लगभग 8:30 बजे का सूचना मिली थी कि एक नाव में कुछ लोग नदी पार करके आ रहे थे, उस नाव डूबने की वजह कुछ दुर्घटना हुई है। कोटुपुर गांव, कुरारा थाना, सदर तहसील में एक नाव जिसमें 9 लोग सवार थे, घाटमपुर की तरफ से आ रहे थे और जो पलट गई है यमुना नदी में।
इसके लिए हमने फिर जायज़ा लिया, कुछ टीम्स हमने भेजी, पुलिस यहाँ पर पहुँची सबसे पहले, गांव वाले भी बाद में थोड़े पहुँचे थे। जब हमें पता चला सबसे पहले टीम्स आई थी यहाँ पर, उसमें ये बताया गया कि 9 लोग सवार थे बोट में। जब पलटी तो उसके बाद 3 लोग को रेस्क्यू किया गया। क्योंकि हमारे जनपद के कुरारा ब्लॉक के बहुली गांव के कोतुपुर मजरा है, यहाँ यमुना नदी प्रभावित है। यहाँ पर एक नाव पलट गई है जिसमें 6 लोग अभी तक लापता हैं, जिसमें 5 बच्चे हैं, 1 महिला है। 2 लोग अलग अलग गांव के हैं, 2 कोतुपुर के हैं, 2 घाटमपुर के हैं, 2 मनकी के बताए जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ हमीरपुर की नहीं है। 11 अप्रैल को मथुरा के केसी घाट पर 13 तीर्थयात्रियों की जल समाधि हो गई। वहीं जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज हादसे ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। वहां भी 13 लोगों की जान गई। लेकिन इन हादसों के पीछे की कड़वी सच्चाई और भी डरावनी है। डराने की बात यह है कि जब हादसा हुआ तो सबूत मिटाने की कोशिशें भी शुरू हो जाती हैं। बरगी डैम में जांच से पहले ही हादसे की शिकार नाव को काट दिया गया। सवाल उठता है कि क्या ये सबूतों को नष्ट करने की साजिश थी? क्या सिस्टम उन रसूखदारों को बचा रहा है जो बिना कागजों की मौत का व्यापार कर रहे हैं? देश में नदियों पर चलने वाली हजारों नावें और पर्यटन क्रूज आज भी बिना सख्त निगरानी के संचालित हो रहे हैं। कई जगह नाविकों का प्रशिक्षण अधूरा है। कई नावों में क्षमता से अधिक लोग बैठाए जाते हैं और ज्यादातर पर यात्रियों को लाइफ जैकेट तक नहीं दी जाती। बरसात हो, तेज हवा हो या नदी में तेज बहाव, अक्सर सुरक्षा नियम कागजों में ही नजर आते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि सड़क और हवाई यात्रा की तरह जल परिवहन के लिए भी सख्त सुरक्षा कानून और नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि छोटी नावों से लेकर बड़े क्रूज तक सुरक्षा इंतजामों की गंभीर कमी दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि क्या हर हादसे के बाद सिर्फ जांच और मुआवजे से काम चल जाएगा या फिर अब देश को जल परिवहन के लिए एक मजबूत सुरक्षा नीति की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर मामले में जांच और भविष्य के लिए ठोस प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। लेकिन असल ठोस प्रबंध तब होगा जब हर घाट पर सुरक्षा ऑडिट होगा, हर नाविक का लाइसेंस जांचा जाएगा और बिना लाइफ जैकेट के एक भी नाव को लहरों से टकराने की इजाजत नहीं होगी। यमुना हो, गंगा हो, नर्मदा हो या कोई डैम, नदियां जीवन देती हैं, लेकिन लापरवाही उन्हें मौत का रास्ता बना रही है। जब तक नाव की फिटनेस, चालक का प्रशिक्षण, मौसम की निगरानी और सुरक्षा उपकरणों को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हर नदी यात्रा में डर बना रहेगा। क्योंकि सवाल सिर्फ हादसों का नहीं है, सवाल उन जिंदगियों का है जो हर बार सिस्टम की लापरवाही में डूब जाती हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो क्रूज से कश्ती तक ये मौत का जो सफर चल रहा है, इस पर लगाम कब लगेगी? चाहे छोटी नाव हो या बड़े क्रूज, इस तरीके के हादसे जो हो रहे हैं, यह हादसे अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर हमारी जो नदियों का जो परिवहन है या पर्यटन है या जो कामकाजी परिवहन है, ये इतना असुरक्षित क्यों है? इसके लिए कोई मानक क्यों नहीं है? और मानक अगर हैं तो उसका पालन क्यों नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से लगातार जाने भी जा रही हैं। और आज इसी गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हम परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ अबिरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हैदर अली जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही ये 3 घटनाएं जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं, वहां से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ, जहां पर बरगी डैम हादसा हुआ था और बहुत दुखद हादसा, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हुई थी। सुशील चौधरी मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा में भी यमुना पर हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की दुखद मौत हुई। और सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से, जो कल यह हादसा हुआ है, 6 लोगों की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिसको प्रशासन ढूंढ रहा है। हमारे 3 अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हम सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, अगर बात करें हमीरपुर की, इससे पहले भी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं। हमीरपुर में जो कल घटना घटित हुई है, एक परिवार शादी समारोह संपन्न होता है, उसके परिजन और रिश्तेदार यमुना के पार उस पार खेत में खीरा, ककड़ी और तरबूज ये सब खाने या तोड़ने उस पार जाते हैं और वापस लौटते हैं। तो उनको अंदाजा नहीं था कि वापस वो लौटेंगे ही नहीं, और जब लौटते हैं
तो उसी दौरान नाव हादसा हो जाता है और 6 लोगों की मौत की, अभी हालांकि 4 लोगों की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। सिद्धार्थ। जी मनोज, बिल्कुल आपको बता दें, जो पूरा मामला है वो हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना क्षेत्र के भौली गांव का है, जहां बीते मंगलवार की शाम एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में तमाम जो रिश्तेदार हैं वो पहुंचे हुए थे, जिसके बाद बुधवार के दिन विदाई कार्यक्रम होता है। बुधवार की शाम को जो परिवार है वो एक साथ बैठा होता है और कहीं न कहीं परिवार के बीच में एक योजना बनती है कि नदी पार करके ककड़ी और तरबूज खाने जाए, जिस दौरान जो परिवार के कुछ बच्चे और बड़े साथ में मिलते हैं। एक नाव के जरिए वो नदी पार करके दूसरी तरफ जाते हैं और ककड़ी और तरबूज वगैरह खाते हैं। और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो वापस आने के दौरान ये एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें तकरीबन उस दौरान नाव में 9 लोग सवार थे और नाव डूबने से जो 9 लोग हैं वो डूब गए। तो जो नाविक था उसने किसी तरह से 2 लोगों को कहें तो 2 बच्चों को जान उस दौरान तो बचा ली, लेकिन इस हादसे में 6 लोग लापता हो गए। जिसके बाद जैसे ही ये सूचना जिला प्रशासन को पहुंचती है तो तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचते हैं। जिला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, एसपी पहुंचते हैं, एडिशनल पहुंचते हैं और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शुरुआत में जो रेस्क्यू मिशन है वो चलाया जाता है। लेकिन किसी तरह की कामयाबी हाथ न आने पर एनडीआरएफ को भी शामिल किया जाता है। देखते ही देखते ये मामला इतना बड़ा हो चुका था कि कई घंटों के रेस्क्यू मिशन के बाद भी कोई कामयाबी नहीं मिलती, जिस पर जो देर रात को 12:30 बजे के आसपास जो चित्रकूट धाम से राजेश एस हैं वो भी पहुंचते हैं और साथ ही रेस्क्यू मिशन को और बड़े पैमाने में करने के लिए निर्देशित करते हैं। जिसके बाद रेस्क्यू मिशन पे एसडीआरएफ को भी शामिल किया जाता है और जिसके बाद जो 6 लोग हैं उनको रेस्क्यू करने का काम तेजी आती है, लेकिन किसी तरह से रात में कोई सफलता हाथ नहीं आती है। और तड़के सुबह नदी से पहले तो एक महिला का शव एनडीआरएफ की टीम बाहर निकालती है, जिसके बाद एक के बाद एक 4 बच्चों के शव लगातार नदी से बाहर निकाले जाते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद न सिर्फ परिजन, न सिर्फ ग्रामीण, बल्कि जो कोई भी इस दृश्य को देख रहा था वो सिहर उठता है कि एक के बाद एक यमुना नदी से किस तरह से छोटे बच्चों के शव निकाले जाते हैं। मनोज, आपको बता दें, इस पूरे मामले में लगातार 5 से 15 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो डूबे हैं और कहीं ना कहीं जो 6 लोग लापता थे उनमें से 5 के शव अभी बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन एक कहें तो एक जो बच्चा था वो अभी भी लापता चल रहा है। उसके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और वहीं अभी कुछ देर पहले एडीजी प्रयागराज भी ज्योति नारायण जी भी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही रेस्क्यू मिशन को और तेजी लाने के भी निर्देशित किया। वहीं पीड़ित परिवार से भी उन्होंने मुलाकात कर संवेदना जताई है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने भी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके संवेदना जताई है, साथ ही इस तरह की लापरवाही पर रोक लगाने के लिए भी कहा है। तो वहीं आपको बता दें, आज सुबह ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष ज्योति नारायण साध्वी निरंजन जी भी मौके पर पहुंची, पीड़ित परिवार से बातचीत करी और पीड़ित परिवार के साथ उनका दर्द बांटा, साथ ही उनको आर्थिक रूप से मदद का आश्वासन भी दिया है। जिसके बाद तमाम जो राजनीतिक महकमा वो भी एक के बाद एक पीड़ित परिवार के घर का रुख करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उनका दुख बांटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मनोज, ये हमीरपुर में कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार मामले हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये एक बड़ी चूक है कि जो नाविक है ना तो उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, ना उनकी नाव के रजिस्ट्रेशन होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उनके खिलाफ क्या, अगर इस तरह के कोई मामले होते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं सामने आती है, या उनको किसी तरह से प्रशिक्षण क्यों नहीं दिए जाते इस तरह के हादसे में, ना उनको लाइफ जैकेट दी जाती है, ना टॉर्च दी जाती है, किसी भी तरह से जीवन बचाव के जो उपकरण है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, ये महत्वपूर्ण सवाल है और इन्हीं सवालों को आज हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। सुशील हमारे साथ मथुरा से, सुशील चौधरी जुड़े हुए हैं, अभी शायद सुशील नहीं जुड़े हुए। बीरेंद्र सिंह संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीरेंद्र, अगर जबलपुर की बात करें, जो वर्गी डैम का हादसा हुआ, पूरे देश ने जो वो तस्वीरें देखी और वो खासकर वो माँ बेटे का जो दृश्य था, तस्वीरें थी, जिसने भी देखी उनकी आंखें नम हो गई। लोग पर्यटन के लिए गए थे, लेकिन ये इस देश में जो है पर्यटन, खासकर जल पर्यटन कितना असुरक्षित है, वर्गी डैम हादसे ने दिखा दिया। अब जबकि यह हादसा हो गया है, उस जगह जहां पर यह हादसा हुआ है या उससे और संबंधित तमाम जगह जहां पर इस तरीके के पर्यटन होते हैं, क्रूज के माध्यम से पर्यटन कराए जाते हैं, सुरक्षा के मानक तय किए गए हैं, एहतियातन कदम उठाए गए हैं, जो तमाम प्रशिक्षित जो क्रूज ड्राइवर हैं, संचालक हैं, उनको प्रशिक्षित हों, तमाम जो है
जो जीवन रक्षक जो प्रणालियां हैं क्रूज में, नाव में उपलब्ध हो, क्या अब वो सब व्यवस्थित मिलने लगी हैं? वहां पर सब व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, हो गई हैं? वीरेन, फोन अनम्यूट करिए वीरेन। जी, आवाज आ रही? बिल्कुल जी, आपको मैं बता दूं कि ये जो बरगी में हादसा हुआ, ये पूरे देश का एक ऐसा सवाल बन गया है कि जिसके कारण पूरा देश दहल गया है। इस हादसे ने, जहां वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में लगातार एक बच्चे की और माँ के साथ एक फोटो वायरल हो रही है, वहीं इस पूरे हादसे में अमूमन हुआ ये होगा कि जिस वक्त ये क्रूज में गए होंगे सभी पूरा परिवार, और उस समय बच्चे को बचाने के लिए माँ ने अपने बच्चे को अपने पास रखा होगा। देखा गया है कि उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन किसी कारण से उन दोनों की जान नहीं बचाई गई, जो कि बहुत ही बड़ा दुख का सवाल बना हुआ है। और वहीं ये देखा गया कि ये पूरे क्रूज हादसे में वहां एनडीआरएफ की टीम और आर्मी की टीम, संबंधित थाने की टीम वहां पर मौजूद हुई, लेकिन 13 मौतों के बाद जब जांच होनी चाहिए थी, उस नाव को बताया जा रहा है कि जांच होने से पहले उस नाव को काट दिया गया, जबकि वो नाव जब निकाली गई थी, वो क्रूज जब निकाला गया था सुरक्षित था। जी, उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, क्योंकि सबूत, अगर वो नाव सुरक्षित होती तो वो सबूत भी जुटाए जा सकते थे कि किन कारणों से ये बड़ा हादसा हुआ वहां पर। अभी जैसे अगर सूत्रों की जानकारी से हमें जानकारी आई कि जिस वक्त ये हादसा हुआ गुरुवार का दिन था और 7 बजे के समय, लगभग 7 बजे के समय ये पूरी घटना घटित हुई, और उस समय एक इंजन बंद हो गया था। वहीं इंजन ड्राइवर के कुछ लोगों ने बताया, और वहीं नहीं बीरेन सिंह, मैं आपको रोकूंगा। बीरेन सिंह, हादसे के कई दिन हो गए हैं, जांच किस दिशा में जा रही है इस पर भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो तो हर घटना के बाद होती है। लेकिन आज इतने दिन के बाद, जब हम हमीरपुर की घटना पर चर्चा लेकर बैठे हैं, तब उस घटना की चर्चा भी जरूरी हो जाती है। हादसे के इतने दिन के बाद भी क्या प्रशासन जागा है? क्या वहां जो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, जो जल परिवहन या जल पर्यटन से संबंधित सुरक्षा के मानक हैं, वो अब वहां क्या पूरे किए जा चुके हैं? अब इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में ना हो, इसकी तैयारी क्या आप दिखाई दे रही है वहां? जी, वहां दिखाई तो दे रही है, लेकिन नॉर्मल एक पॉइंट कर दी गई है। जिस तरीके से जो दिखाई जो देना था, जिसके ऊपर कार्रवाई होना था, वो कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जो वहां पर जो नाव थी, जो क्रूज था, उसका उन्हें कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं था। वहीं जो उनको जो वहां पर क्रूज चालक थे, उनको भी कुछ ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं रहता, और जो जितने भी जनता को जो बैठाला जाता है, क्रूज की यात्रा करवाई जाती है, उन्हें ऐसा प्रशिक्षण या लाइफ जैकेट के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी जाती है। और यही सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है कि ये जो क्रूज था, ये भोपाल में पहले चल रहा था, लेकिन वहां हादसे होने के कारण, 5 साल पहले हादसे होने के कारण उसे जबलपुर बरगी डैम में भेज दिया गया। लेकिन हाल ही में ये हादसा जबलपुर में भी घटित हो गया, जिसके कारण पूरा देश में ये मातम का माहौल बन गया। ठीक है वीरेंद्र, आपकी बात आगे। हमारे साथ सुशील मथुरा से जुड़े हुए हैं। सुशील, अगर मथुरा की बात करें, मथुरा में जब यमुना में पंजाब के जो पर्यटक आए हुए थे, उनके साथ जब नाव हादसा हुआ, और उस हादसे ने भी झकझोर कर रख दिया, लगभग 13 मौतें वहां भी सामने आई। उस मौत के बाद क्या प्रशासन जागा? वहां पर जो नाव संचालन कर रहे हैं वो प्रशिक्षित है नहीं है, लाइसेंस उनके पास है नहीं है, नावें जो हैं वो डैमेज तो नहीं है, सुरक्षित हैं या नहीं है, या आसपास जितने भी सुरक्षा के मानक हैं वो क्या आप कंप्लीट किए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो? सुशील, फोन अनम्यूट करिए। जी, मैं आपको बता दूं, मथुरा में एक दिल दहलाने वाली जो घटना हुई थी, जिसमें 16 लोगों की, जो लुधियाना से आए थे, 16 लोगों 16 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो कि एक बड़ी संख्या में बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना थी। यहाँ पे लगातार 4 दिन रेस्क्यू चला था। रेस्क्यू चलने के बाद 16 जो मौतें हुई थी, उनकी बॉडी को रिकवर किया गया था, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन हरकत में आया था, और जितने भी नाविक थे, उनके सभी नावों को बंद कर दिया गया था। लगभग 1 महीने के बाद जो नावें हैं वह सभी बंद हुई थी, लेकिन
मथुरा की बात करूँ तो मथुरा एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, और जिसके बाद वह यमुना जी मैया के दर्शन करने जाते हैं, जबकि नावों में घूमते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो घटना हुई उसके बाद प्रशासन द्वारा सारी नावों को बंद कर दिया गया था। प्रशासन द्वारा अभी 1 महीने के बाद, अभी 3-4 दिन पहले ही उन्हें लाइसेंस दिए गए, और जिलाधिकारी चंद्रिका सिंह का कहना है कि जिस तरीके से जो मानक के अनुरूप नावों को चलाएगा उसी को लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन अभी ये जो तस्वीर है उनमें मैं आपको बता दूं कि लाइफ जैकेट दी गई है सभी को। जिलाधिकारी का कहना है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है वह पुनः देखने को नहीं मिले, उसके लिए लगातार जो घाट है उन पर पुलिस द्वारा भी लगातार गश्त किए जाते हैं, देखे जाते हैं, जिस तरीके कोई भी नाव में बिना लाइफ जैकेट के नहीं चले, और जो भी जो नाव है बिना जो नाव है वह मानक के अनुरूप नहीं है, उनको बंद कर दिया गया है। और जो छोटे बच्चे पहले नाव चलाते थे उनको भी लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। जो सक्षम है, जो मानक के अनुरूप है, उन्हीं को जिलाधिकारी द्वारा दिए जा रहे हैं। और उनका साफ कहना है किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही न हो। जिस तरीके से जो हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं उनको लेकर मथुरा जो जिलाधिकारी वो सतर्क है, लगातार वह निगरानी बनाए हुए हैं। और लगातार जो मैं मथुरा के विक्रम घाट की बात करूं या केसी घाट की बात करूं, वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा भी अस्थायी चौकी बनाई गई है, और यह घटना दोबारा से देखने को न मिले उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, मेरा मकसद अब सुशील आपको और वीरेंद्र को जोड़ने का, क्योंकि घटनाएं पहले हुई हैं, लेकिन अब इस घटना के बाद प्रशासन ने क्या सीखा है, क्या सबक लिया है, क्या परिवर्तन किए हैं ताकि आगे ये घटनाएं ना हो। आपका बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ अन्य खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें क्रूज से कश्ती तक मौत का सफर, और सीधे चर्चा का रुख करें। अविरल मलिक जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी, हमारे देश में सड़क परिवहन के लिए तो बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, तमाम जो है जो बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं, ताकि जो है जो सड़क मार्ग जो है वो विकसित किए जा रहे हैं ताकि परिवहन जो है वो सुविधाजनक हो। लेकिन सड़क परिवहन, हवाई परिवहन के साथ साथ जो जल परिवहन भी है उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जल परिवहन पर ना तो किसी का ध्यान जाता है, और जो थोड़ा बहुत कहीं से इस तरीके के क्रूज जो कहीं चलते हैं, कहीं नावें चलती हैं, कहीं तो मजबूरी में चलती हैं, कहीं पर्यटन के आधार पर चलती हैं, कहीं तमाम जगहों पर अभी पुल ना होने की वजह से ये मजबूरी में लोग नाव से इस पार से उस पार जाते हैं। उनके लिए कोई मानक नहीं है, और ये मानक ना होने की वजह से लगातार हादसे होते हैं, लगातार मौतें होती हैं। सड़क परिवहन के साथ साथ जल परिवहन भी उतना ही आवश्यक है, वहां भी लोगों की जिंदगी से जुड़े मौतें होती हैं, हादसे होते हैं, इसलिए वो उसको इतना नजरअंदाज क्यों किया जाता है? अविरल मलिक जी ना उस बिल्कुल विशेष रूप से आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपकी पूरी टीम को, के न्यूज टीवी चैनल को, कि इस विषय को आपने उठाया, और उसके साथ साथ जहां तक विषय इस मुद्दे का, मैं समझता हूँ बहुत ही अहम मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर चर्चा किया जाना बहुत आवश्यक है, और एक्शन भी होना इसमें बहुत आवश्यक है। 6 मौतें हुई हैं अविरल मलिक जी, हमीरपुर में 6 मौतें हुई, अभी मथुरा में 16 मौतें हुई थी, जबलपुर में 13 मौतें हुई थी। तो लगातार ये हादसे हो रहे हैं, और इन पर सिर्फ मुआवजे तक बात होती है। इनमें जो ड्राइवर होते हैं, नाविक जो होते हैं, प्रशिक्षित है नहीं है, कहाँ नौकायान हो सकता है, किस जगह पे होना चाहिए, और जो नावें हैं, क्रूज हैं, वो सुरक्षित हैं नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हादसे जब होते हैं तब प्रशासन जागता है, लेकिन उसके बावजूद भी सबक कुछ नहीं सीखते हम लोग। नहीं, बिल्कुल, अभी केवल जागना ही नहीं बल्कि एक तरीके से कार्रवाई भी की जा रही है। वाराणसी में एफआईआर्स भी हो रही हैं, और उसके साथ साथ एक तरीके से सील की जा रही है नावें। जिस तरीके से विषय सामने आया उसके बाद और ज्यादा गंभीर तरीके से, मजबूती के साथ, पूर्ण रूप से ग्राउंड लेवल पे इस विषय का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा। और जहां तक विषय लाइफ सेविंग जैकेट्स का, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है, और सभी लोग इसे पहने। लोगों को खुद भी जागरूक होने की आवश्यकता है, जबकि सरकार भी कर रही है।
और इस विषय को लेकर पूर्ण रूप से सख्ताई हमारी सरकार के द्वारा की गई है। और जो विषय सामने आए, जो घटनाएं घटित हुई, बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। और जो संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है जिसकी भी लापरवाही होती है। और जहाँ तक एक तरीके से इसमें आवश्यक कदम और ज्यादा उठाए जाने के और सख्त कदम उठाने के, तो जो भी आवश्यकता होगी, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता के अनुरूप और सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं समझता हूँ इस पर्टिकुलर मुद्दे पे किसी रूप में राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मानवता से जुड़ा मुद्दा है और बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय विषय है। इस प्रकार से घटनाएं घटित हुई। जी ठीक है हैदर अली जी, गंगा पे क्रूज चलाने की बात होती है, तमाम नौकायान के माध्यम से परिवहन को एक नया आयाम देने की बात कही जाती है, लेकिन हमारे पास क्या देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, जहां जो पर्यटन के नाम पर जो क्रूज चलाए जाते हैं, नावें चलाई जाती हैं, वो लगातार किस तरीके से हादसे का शिकार होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गंगा, यमुना और तमाम नदियों के किनारे जो ग्रामीण हैं, आज तमाम संसाधन न होने की वजह से वो नाव के सारे इस पार से उस पार जाते हैं। उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं, उनके लिए कोई जागरूकता के नियम नहीं कि भाई किस तरीके से आप नाव को चलाएंगे, आपकी नावें ठीक हैं या नहीं हैं, या आप किस मजबूरी में इस नाव को चला रहे हैं। और लगातार हादसे होते हैं, मौतें होती हैं, मुआवजा बढ़ जाता है, लेकिन इसका स्थायी समाधान देश में क्या खोजने का अब तक प्रयास किया गया है? आदरणीय मनोज मानस भाई, आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया जी। और मुझे अफजल मलिक जी की बात भी सही है कि बहुत सारी चीजों में पब्लिक को जागरूक होना चाहिए, मगर एक बात पे मुझे हमेशा बड़ा ऑब्जेक्शन होता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं प्रवक्ताओं ने एक अपनी लाइन परमानेंट कर दी है, किसी इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होना चाहिए। तो मेरा उनसे निवेदन है, कृपया एक गाइडलाइन बना दें कि हम लोगों को किन मुद्दों पे राजनीति करना है, किन मुद्दों पे राजनीति नहीं करना है। ये उनके एक जो उन्होंने लाइन कही थी, उससे मैंने ऑब्जेक्शन अपना किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, उसने गांव, गंगा, गाय की बात की थी, खेत खलियान और किसान की बात की थी। हकीकत यह है कि उसको ना गाय से मतलब है, ना गांव से मतलब है, ना गंगा से मतलब है। तीनों जगह ये फ्लॉप हुए, जिसका उदाहरण हमीरपुर, जबलपुर, मथुरा एक धार्मिक स्थल है, जहां पर लोग धार्मिक आस्था के साथ वहां आते हैं और वहां पे वो क्या करते हैं, उनके प्राण चले जाते हैं। होता क्या है कि हमारे जो यहाँ देश और प्रदेश की जो स्थिति है वो ये है कि मनुष्य और मानव का मूल्य, नागरिकों के जीवन मूल्य उनके लिए कुछ है ही नहीं। आप देखिए, क्या यूरोप में लोग नावों में सवारी नहीं करते हैं? क्या यूरोप में लोग क्रूज में नहीं जाते? वहां कितनी घटनाएं हो जाती हैं। क्या कभी आपने सुना कि यूरोप के फला देश में फला नदी में डूबकर 2 लोगों की जान चली गई? वहां नहीं जाते क्योंकि वहां व्यवस्था है, वहां व्यवस्थाएं की जाती। यहाँ पे ये बैठकर कहा जाता है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए। तो जब हम इस मुद्दे को उठाने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे, हम अपने आदरणीय अफजल मलिक भाई से ये कहने का हक ही नहीं रखते हैं कि अफजल मलिक जी, आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि इस पर व्यवस्था करें, तो वो कह देंगे आप राजनीति कर रहे हो। तो जब ये स्थितियां कर दी जाएंगी, दम घोटने की राजनीति की जाएगी, जनता के बताइए, वो उनकी बेटी की विदाई और वो खरबूज खाने जा रहे थे और खरबूजे खाने की जगह वो अपना जीवन, कई लोग अपने, जैसे अभी आपने बताया 6 लोग और एक बच्चा भी गायब है, उसकी तलाश जारी है। तो 6 से 7 लोगों का जीवन संकट में चला जाता है। कुछ लोग जान से चले जाते हैं। 16 लोग मथुरा में धार्मिक आस्था के साथ आते हैं और वो भी नदी में समा जाते हैं। इसी के साथ जबलपुर में वो जो आपने देखा कि एक माँ अपने बेटे को सीने पर रखी थी। तो ये भारत बहुत भावुक देश है। इसमें क्या हुआ आदरणीय मनोज मानस भैया, वहां पे जो हम लोगों ने जब ये दृश्य देखा, तो जो मातृत्व था वो जाग गया, वो रोने लगा, जो बहनें थी वो रोने लगी, जो भाई थे वो रोने लगे, जो पिता थे वो रोने लगे, और उस ममता की मूर्त को सबने सलाम करने लगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने ये आवाज नहीं उठाई, आपके चैनल के अलावा और आपके अलावा, कि ये घटना घटी थी क्यों हुई, आखिर उस माँ को ये कुर्बानी देने की आवश्यकता क्यों हुई। और मैं पूछना चाहता हूँ अफजल मलिक जी से कि हर बार उनकी सरकार तभी जागेगी जब हम अपना बलिदान देंगे। बलिदान के बाद जागने की क्या जरूरत है? पहले से जाग जाइए, पहले से ऐसी व्यवस्थाएं कीजिए। और चलिए, जो हो गया उसको हम ना आप वापस कर सकते, ना मैं वापस कर सकता। निश्चित रूप से ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए आपको एक तो ऐसा मैप जारी कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए जिससे लोगों में ये विश्वास जागृत हो कि हम मथुरा में भी जाके सुरक्षित हैं, हम जबलपुर में भी सुरक्षित हैं, हम हमीरपुर के ग्रामीण किसान, वो किसान बेचारे गरीब, वो जो सिर्फ खरबूजे में खुशी ढूंढ रहे थे, उनको खरबूजे में भी खुशी नहीं मिली, बल्कि जीवन दान करना पड़ गया उनको अपना। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ तो हम लोगों को
ठोस कदम उठाना पड़ेंगे, मुझे और आपको मिलकर उठाना पड़ेंगे, हम सबको मिलकर उठाना पड़ेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैदर अली जी आपने कही हैं। मुझे लगता है कि एक विपक्ष के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। एक सुदीप साहू दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सुदीप जी अपनी बात रख सकते हैं। सर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने इतने गंभीर विषय को उठाया है। शुक्रिया सर। नाव की दुर्घटना हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं। पहली बात तो क्षमता से अधिक बैठाने की जो प्रवृत्ति है, कारण क्या है कि हर आदमी चाहता है कि अपना घर जल्दी पहुंच जाए, तो इसी तरह से क्षमता बढ़ जाती है, लोग क्षमता से बैठ जाते हैं। दूसरी चीज, नावों को अगर साइड बाई साइड बांध करके चलाया जाए तो वो डूबने की संभावना जैसे ऐसी होती है, जरा सा रुकी आदमी घबराया, फिर घबरा जाता है तो फिर घबरा ही जाता है और अंत में परिणति जो है नाव के डूबने पे ही होती है। तो मतलब है कि नाव से संचालन से संबंधित नियम कायदे कानून बनने चाहिए। बिल्कुल। जो गांव पड़ रहे हैं उस क्षेत्र में नदी के किनारे, उनकी वहाँ पे समितियां हों जो इस बात को देखें कि नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया सुदीप जी अपने विचार रखने के लिए। हमारे नियमित दर्शक हैं सुदीप जी भी, उन्होंने वो लगातार अपने विचार रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आज आज़ादी के इतने सालों के बाद हम जब आज चर्चा करने बैठे हैं तो तमाम सवाल आपके जहन में भी होंगे, हमारे जहन में भी हैं तमाम सवाल कि तमाम क्षेत्रों में, जैसे कि हमीरपुर में आज कल जो घटना हुई, 6 लोग मौत के काल के गाल में समा गए। आखिर आज भी तमाम सुदूर क्षेत्रों में पुल नहीं है, सड़कें नहीं हैं, इस वजह से लोग जो है नाव का सहारा। ठीक है, कोई बुराई नहीं है अगर नाव परिवहन भी बेहतर तरीके से हो, प्रशासन की निगरानी में हो और सुरक्षित हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लगातार जब घटनाएं हमीरपुर जैसी घटनाएं जिसमें 6 मौतें होती हैं, पर्यटन के लिए मथुरा पहुंचने वाले 13 लोग जो काल के गाल में समा जाते हैं, वर्गी डैम में जब 13 लोगों की मौत हो जाती है, तब तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हमारा जल परिवहन इतना असुरक्षित क्यों है। इतने वर्षों के बाद हम क्रूज चलाने की बात तो करते हैं, लेकिन हम आज भी, क्या हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास कोई गाइडलाइन है? अगर है तो उनका पालन क्यों नहीं किया जाता? जो नाव चलाने वाले हैं, नाव पर बैठने वाले हैं, क्या उनको प्रशिक्षित किया जाता है? या जहां जहां ये नौकायान होता है वहां कम से कम ये प्रशिक्षण और ये गाइडलाइन या बैनर पोस्टर लगाए जाने चाहिए? क्या अब वक्त की जरूरत नहीं है, वक्त की मांग नहीं है? ये मौतों का सिलसिला कब तक सर चलता रहेगा? सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। अशोक सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। सर आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपकी आवाज हम लोगों को मिल सकेगी। ठीक है अशोक सर, आप फोन अनम्यूट करिए। तब तक हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, नियमित दर्शक हैं हमारे। गिरीश शुक्ला जी को हम गिरीश शुक्ला जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में आज वक्त ये है कि नेता जो हुए हैं वो सारा धन अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी पार्टियों पर खर्च कर रहे हैं। देश के लिए सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। ना तो किसी भी क्षेत्र में जीवन के, चाहे वो कुछ भी हो, घर से लेकर बाहर तक जीवन में जो भी है, ना तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो पा रहा है, ना रेगुलर मेंटेनेंस हो पा रहा है, और ना ही रूटीन मेंटेनेंस हो पाया, ना ही आन जात ट्रेनिंग आदमी की हो रही हो, उसको यूज करता है या चलाता है। देश में ना तो वो जिम्मेदार नागरिक तैयार कर पा रहे हैं, ना काबिल आदमी तैयार कर पा रहे हैं। पूरी तरह से फ्लॉप है नेतागिरी, और उसी का कायदा है कि जीवन के हर क्षेत्र में फेल होते चले जा रहे हैं और मानव जीवन संकट में पड़ता चला जा रहा है। और कोई देखने सुनने वाला नहीं, सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, अपनी पार्टियों के लिए कर रहे हैं। देश के लिए करने वाला आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया गिरीश जी अपने विचार रखने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ, अगर बात करें हमीरपुर की ये घटना, जब नाव इस पार से उस पार गई और जब उस पार से इन लोगों को, इस परिवार को लेकर आ रही थी, तो लोगों को शायद अंदाजा नहीं था कि वो शायद वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन इस दौरान जो देखने को मिला, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, आसपास के लोग थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो ये नावें चलती है, कोई इनके पास कोई लाइफ जैकेट नहीं, कोई रबर ट्यूब की कोई व्यवस्था नहीं, ताकि अगर कोई इस तरीके की घटना सामने आए तो लोग कम से कम अपनी जान बचा सके। कोई मानक नहीं है और कोई इनको देखने वाला वहां नहीं है, किस तरीके से कौन नाव चला रहा है, बच्चा चला रहा है, बुजुर्ग चला रहा है, प्रशिक्षित है या नहीं है। ऐसे ही लोगों की जान से खिलवाड़ लगातार यहां पर ऐसे ही होता आ रहा है। सिद्धार्थ,
जी मनोज, बिल्कुल। न सिर्फ ये बात कुरारा थाना क्षेत्र के भौली गांव की है, बल्कि ये पूरे जनपद की यही हाल है। पूरे जनपद में लगभग 1 सैकड़ा के आसपास जो नावें हैं, वो प्रतिदिन नाव में लोगों को एक पार से दूसरे पार ले जाने का काम करती है। लेकिन किसी भी नाव में किसी तरह से कोई भी जीवन बचाव उपकरण आपको नजर नहीं आएगा। ना ही कोई लाइफ जैकेट होगी, ना ही उनके पास कोई टार्च होगी, ना ही इन नाव को चलाने वाले नाविकों को किसी तरह का कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से कई बार इन नाविकों को प्रशिक्षण देने के लिए कई तरह के कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन हमीरपुर में इस तरह का कोई भी कार्यक्रम आयोजन कभी देखने को नहीं मिलता। हाल फिलहाल में हुए हादसे की बात करें तो ना तो ये परिवार को इस तरह की किसी घटना का अंदाजा था, ना ही नाविक का अंदाजा था। फिलहाल कहीं ना कहीं जो बातें हैं, बातों में एक बात सामने आ रही है कि जो नाविक है वो जिस दौरान इन लोगों को जो परिवार है जो नदी में डूब गया, उसको जब एक नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ अपने घर ला रहा था, उस दौरान मोबाइल चला रहा था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इस बात की किसी भी तरह से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अगर अधिकारियों से पूरे हादसे के बारे में जानकारी ली जाती है तो फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जांच जारी है। देखिए, चाहे मथुरा हो, चाहे जबलपुर का केस हो या हमीरपुर, लगातार देखा जाता है इन मामलों में जांच होती है और कहीं ना कहीं जांच ये जो है वो दर बदर कई दिनों तक चलती है, और जिसके बाद इस पर मिट्टी डालकर इन फाइलों को दबा दिया जाता है। किसी भी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। अगर बात करें छोटी नाव हो या बड़ी नाव हो, तहसील स्तर पर या नगर पालिका स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर इन नावों का बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, नाविकों का रजिस्ट्रेशन होता है, इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक आयोजन भी किया जाता है। उस दौरान इनको बताया जाता है कि नाव में क्षमता से अधिक आदमी लोगों को नहीं बैठाना, और तमाम तरीके जो भी दिशा निर्देश है वो देने का काम किया जाता है। लेकिन हमीरपुर जनपद में इसकी कहीं भी कोई अधिकारी सुध लेते हुए नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले में कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी तय करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो एडीजी हो या आपके रामकेश निषाद हो, प्रभारी मंत्री हमीरपुर पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार को दिलासा देते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात करें मुख्यमंत्री की, उन्होंने भी पीड़ित परिवार का दुख तो व्यक्त किया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिसकी जिम्मेदारी है उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात नहीं करी। अगर ये जो नाव चल रही थी तो इनका जो संचालन हो रहा था उसका भी कहीं ना कहीं लिखित ब्यौरा जमा होना चाहिए था, जो बाकायदा नियमों में लिखा गया है कि जब नाव नदी में उतरेगी तो उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही नाविक का नाम पता, उसके नाव के मालिक का नाम पता, प्रशिक्षण सब कुछ दर्ज कराना होगा। तो देखा जा सकता है ये जो हाल फिलहाल में बीती रात, बुधवार की रात को जो हादसा हुआ, इसका जो जिम्मेदार है वो अभी कहीं ना कहीं जो है छिपे बैठे हुए हैं, और जो इस पूरी घटना का आरोप है वो नाविक के फोन चलाने पर दिया जा रहा है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि नाविक जो है वो अपने हर काम, निजी काम करते हैं, चाहे वो फोन चलाना हो या बात करना हो, लेकिन किसी तरह का हादसा नहीं होता। लेकिन इस बार जो हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं एक भारी चूक हुई, जिस दौरान जो 5 से लगभग 15 साल के जो बच्चे थे मनोज, मासूम बच्चे, वो इन नाव की सवारी कर रहे थे जो इस नदी में डूब गए, जिनमें से फिलहाल 1 महिला और 4 बच्चों के शव बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन जो एक बच्चा है कहा जा रहा है उसका शव अभी तक नहीं मिला है। जो रेस्क्यू मिशन है उसको 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और अभी तक एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे स्थानीय गोताखोर, सभी के हाथ खाली हैं। फिलहाल जो परिवार है उसका रो रो कर बुरा हाल है। गांव में शोक पसरा हुआ। जिस गांव में, जिस घर में मंगलवार तक शादी की खुशियां और गाना बजाना चल रहा था, वहीं अचानक बुधवार की शाम को मातम छा गया। इस पूरी घटना को सुनने के बाद न सिर्फ जनपद बल्कि जहां जहां तक लोग इस पूरी घटना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सिहर उठे। ये जो दृश्य सामने निकलकर यमुना नदी से आए कि एक के बाद एक छोटे बच्चों के शव लाए जा रहे हैं, इनको देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गया, सिवाय उन जिम्मेदार अधिकारियों को जिनकी इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी कि इस पूरी घटना के जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी बाकायदा होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो नाविक के ऊपर लापरवाही या मौसम या नदी में तेज प्रवाह की बात करके बचने का प्रयास कर रहे हैं। जी मनोज। हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, आप जुड़े हमारे साथ। अशोक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है अशोक जी का फ्रेम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। अशोक जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं, आपसे मेरा सवाल था, आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है अशोक जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। अपने साथियों से कहेंगे कि अशोक जी का फ्रेम भी ठीक कराएं। इस बीच ताहिरा हसन जी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लंबे समय तक सामाजिक हितों की, सामाजिक लड़ाई जो है लड़ती रही है। ताहिरा हसन जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए। ताहिरा हसन जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा लेकर बैठे हैं। देश में हवाई यात्रा और सड़क यात्रा की बातें होती हैं, बड़े बड़े हाईवे और बड़ी चिकनी चुपड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि लोग जो है इन सड़कों पर यात्रा कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि
जल परिवहन की जब हम बात करते हैं वहां हम शून्य नजर आ रहे हैं। गंगा पर क्रूज चलाने की बातें होती हैं, नदियों में परिवहन की बात कही जाती है, लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसा है, कितना है, पर्याप्त है या नहीं है, इस पर कोई बात नहीं करने को तैयार है। हमीरपुर में कल नाविक जो है वो नाव लेकर जाता है, उसमें 7-8 लोग सवार होते हैं, वो सभी लोग यमुना में डूब जाते हैं। इससे पहले मथुरा में पंजाब के पर्यटक जो थे वो मथुरा में गए थे, पर्यटन के दौरान उनकी नाव डूब जाती है, 16 लोगों की मौत हो जाती है। बरगी डैम की घटना आप जानते हैं कि पूरे देश में उसकी चर्चा हुई और एक मां जो अपने बच्चे को सीने से लपेटे नजर आई, उस तस्वीर को देखकर शायद हर हिंदुस्तानी, हर देशवासी की आंखें नम हो गई। लेकिन ये हादसे लगातार होते जाते हैं और जल परिवहन की सुरक्षा पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ताहिरा जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल जल परिवहन की सुरक्षा होनी चाहिए। इसकी जो जिम्मेदार है, जो ऑफिसर्स है, वो खामोश हैं। जब इस तरह की बात होती है तो उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, थोड़ी देर बात होती है, फिर खत्म हो जाती है। मेरा कहना है जो जिम्मेदार ऑफिसर्स है वो क्या कर रहे हैं, वहां पे लाइफ सेफ्टी जैकेट क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई थी? बिना उसके कैसे लोग यात्री वहां पे नाव में बैठ गए? सबसे बड़ी बात है, सिर्फ ये कहना कि नाविक जो है वो फोन पे बात कर रहा था, वो भी गलत था, लेकिन इसके अलावा वहां पे सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं लिए गए थे। अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ये कुछ नहीं किया गया था। तो मुझे लगता है जो जान है लोगों की, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, और खासकर लोकतंत्र में तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। तो इस तरह से एक भी जान अगर जाए, एक भी जान इस तरह से लापरवाही की वजह से जा रही है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। एक माँ ने बच्चा खो दिया, जिस घर में खुशियां बिखरी हुई थी उसमें गमी और मातम छा गया। लेकिन बात ये है सबसे बड़ी कि वो ऑफिसर्स सामने आके इसका जवाब क्यों नहीं देते? क्यों कोशिश की जा रही है कि कहीं इसको छुपाया जाए? उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सेफ्टी जैकेट क्यों नहीं वहां थी? जब नाव उतरती है पानी में तो उसका ब्यौरा होना चाहिए ना, और उन ऑफिसर्स के पास जो जिनके अंदर इसकी देख रेख है, और ये देखना चाहिए क्या सेफ्टी जैकेट वहां उपलब्ध है यात्रियों को कि नहीं। अगर नहीं है तो इससे लगता है कि इसको एक लाइटली लिया जा रहा है, और ये इसके लिए उसको अकाउंटेबिलिटी न फिक्स करने से ये बात रिपीट होती रहेगी। अभी आपने भी कई इंसिडेंट बताए, तो इस तरह से इंसिडेंट होते रहेंगे। लेकिन ताहिरा जी, जैसे सड़क के नियम हैं, ऐसे ही नदियों में परिवहन अगर हो रहा है तो उसके भी नियम क्यों नहीं होने चाहिए? जब लगातार इस तरीके की मौतें हो रही हैं, कोई भी कहीं भी अगर नाव चला रहा है तो क्यों चला रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, उसकी नाव का सेफ्टी ऑडिट होता है कि नहीं है, नाविक के पास लाइसेंस है कि नहीं है, उसकी नाव में लाइफ जैकेट है कि नहीं है, और वो नाव जो एरिया है, निर्धारित एरिया है, वहां चल रही है या नहीं चल रही है, जितने लोगों की क्षमता है उतने लोगों को बैठा रही है कि नहीं बैठा रही है, कम से कम इस पर इसकी निगरानी कौन करेगा? लगातार मौतें हो रही हैं, प्रशासन कहीं ध्यान ही नहीं देता है। जब मौत हो जाती है तो सिर्फ मुआवजा देकर हाथ जोड़ लिया जाता है। नहीं, जानों की कीमत 1000 रुपयों में नहीं होती, कुछ हजारों में। मुझे लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए। नाव में ज्यादा लोग बैठे हैं तो वो नाव के बैलेंस सही नहीं होगा, ये सब चेक होना चाहिए। नाविक जो है उसको परीक्षण है चलाने का, वो ट्रेंड है कि नहीं है, लाइसेंस है नहीं, नाव किसकी है, नाविक कौन है, ये सब चीजें प्रशासन में जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास दर्ज होनी चाहिए। और सेफ्टी जैकेट अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। हो सकता था बच्चे को बचाया जाता अगर सेफ्टी जैकेट होती। तो इस बात पे सबसे बड़ी बात है, अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स नहीं होगी तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी बराबर, और उनको रोक पाना आसान नहीं होगा। जी ठीक है, ताहिरा जी जुड़ी रहिए। एक बार फिर से हम अविरल जी का रुख करेंगे। अविरल जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद अविरल जी का फ्रेम नहीं मिल पा रहा है। हैदर अली जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। हैदर अली जी, देश में पर्यटन की बात कही जाती है और जल पर्यटन जो है, बड़ी संख्या में लोग नदियों की तरफ आकर्षित होते हैं। वहां पर बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वो नाव पर सफर करना चाहते हैं। क्रूज देखते हैं तो सोचते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में इस तरीके के जो पर्यटन होते हैं उनका भी मन होता है, तो वो ऐसे क्रूज में बैठ जाते हैं, नाव में बैठ जाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि ये जो लोग हैं जो नाव चला रहे हैं, क्रूज चला रहे हैं, ये अप्रशिक्षित है, इनके पास लाइसेंस है नहीं है, ये नाव सुरक्षित है या नहीं है, लेकिन वो बैठ जाते हैं।
और सरकार भी पर्यटन के लिए तमाम दावे करती है, लेकिन कोई यहाँ जांच पड़ताल करने वाला नहीं होता है कि जो ये पर्यटन हो रहे होते हैं, पर्यटन हो या अपने परिवहन के लिए नावों का इस्तेमाल हो, तमाम जगहों पर ऐसा देखा जाता है सड़कें ही नहीं है, ग्रामीण मजबूर हैं नौकायान करने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए मजबूर हैं, वो मजबूरी है, उनकी नाव से ही वो पार जा सकते हैं और कोई साधन नहीं है। तो ऐसी जगहों पर प्रशासन को कम से कम चिन्हीकरण करना चाहिए कि जहां पर सड़क नहीं है, लोगों की मजबूरी है, वहां पर नाव की व्यवस्था है नहीं है, नावें जो चल रही है ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, या पर्यटन केंद्र है। अब जिन जगहों पर यह हादसे हो गए, मथुरा में पंजाब के जो पर्यटक आए वो मौत के काल के गाल में समा गए, बरगी डैम में जो एक घटना हुई, अब आगे से जो मैसेज देश में गया, क्या कोई हिम्मत करेगा इन नाव में बैठने की, इन क्रूज में बैठने की? तो पर्यटन में इसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? देखिए बिल्कुल नुकसान भी होगा, और जल एक कौतूहल का विषय हमेशा से रहा है, और आम जनता चाहती है कि जल से अटकेलियां खेले नाव में बैठकर, क्रूज में बैठकर, लेकिन आम जनता का जीवन को, जो जनता के जीवन के रक्षक हैं, उसका मूल्य नहीं समझते हैं। सिर्फ जल ही नहीं, मैं विषय का विषयांतर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपकी नॉलेज में भी होगा, आदरणीय मनोज मानस जी, अभी बरेली रोडवेज की 20 फीट की दीवार, जो बहुत लंबी दीवार थी, परसों गिर पड़ी, और उसमें एक छोटे लाल नामक जो पल्लेदार हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और दूसरा, अभी हमारी सरदार नगर बरेली में एक और घटना घटित हुई, पानी की टंकी गिर पड़ी, उसमें 6 लोग घायल हैं, और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, तुरंत ही एक्टिव हो गई प्रशासन की बॉडी, उन्होंने उनको एडमिट करा दिया, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि उन गरीबों का खर्चा उनके परिवार को सोना गिरवी रखकर देना पड़ रहा है, उनको अपनी जमीनें गिरवी रखकर देना पड़ रही है। वो छोटे लाल और तमाम जो 6 लोग एडमिट हैं, उनका खर्चा कौन दे रहा है? मैं मांग करता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि जो लोग अभी इस नाव की घटना में और तमाम जगह पे जिनके जीवन गया है, उनके परिवार को बड़ा मुआवजा दिया जाए, और जो लोग ये सेटेलाइट तमाम रोडवेज पे जो दीवार गिरी है, उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाए, उनकी सहायता की जाए। गवर्नमेंट मुआवजे और सहायता तक तो कर नहीं रही है, किसी एक को मुआवजे की घोषणा अभी तक तो हुई नहीं है, तो गवर्नमेंट उनकी आने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था करेगी? वास्तविकता ये है कि ग्रामीण गरीब के जीवन को इन लोगों ने बिल्कुल नकारा समझ लिया है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। आपने कभी सुना कि किसी नेता की नाव डूब गई, या किसी नेता का परिवार क्रूज पे घूमने गया, उसको अपने प्राण देना पड़ गए? सिर्फ ये आम जनता के साथ ही होता है, और आम जनता के जीवन को इन लोगों ने बिल्कुल फ्री का समझ लिया है, उस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। जैसे आप अभी बहुत देर से आपने बहुत अच्छी बात कही कि जल परिवहन के भी नियम होने चाहिए, जल परिवहन पे भी निगरानी होना चाहिए। अगर उस निगरानी से सिर्फ जीवन ही नहीं बचेगा, बहुत सारे अपराध हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि जल परिवहन से बहुत सारे अपराध भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें इधर से उधर की जा सकती हैं। तो जल परिवहन पे कोई निगरानी नहीं है, जल परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कहीं पे लाइफ जैकेट नहीं है, कहीं पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका परिणाम ये होता है कि हम लोगों को अपना जीवन देना पड़ रहा है, हमारी आम जनता को अपना जीवन देना पड़ रहा है। जी अविरल जी, आपका रुख करेंगे। अविरल जी, जो ये घटनाएं हुई हैं, हालांकि आपसे ही सवाल था ये मेरा, जो ये घटनाएं हुई हैं, हम पर्यटन की बात करते हैं, मथुरा में पर्यटक गए, उन्होंने वो नौकायान करने लगे और 16 लोग मौत के गाल में समा गए। वर्गी डैम की घटना हो या तमाम इस तरह की घटनाएं जो सामने आती हैं, लोगों के दिमाग में क्या ये डर नहीं बैठ रहा है कि नाव में नहीं बैठना है भाई, इस तरह के हादसे हो रहे हैं, परिवार के परिवार उजड़ जा रहे हैं, क्रूज में नहीं बैठना है क्योंकि मानक नहीं होते। बाद में जो सच सामने आता है उससे भी लोग डरे होते हैं। तो अगर जल परिवहन की निगरानी नहीं होती है, इनकी सुरक्षा के जो बेहतर इंतजाम जो हैं, उनकी गाइडलाइन जो हैं, अगर ये फॉलो नहीं करते हैं, तो बड़ा नुकसान एक पर्यटन को भी होने वाला है, होता जा रहा है। लोगों में डर हो रहा है, लोग नाव में बैठने से डरेंगे, जिनकी मजबूरी है वो अगर सफर करेंगे तो इसी तरीके से वो उनकी मौतें होती रहेंगी। तो इस पर जो है निगरानी भी जरूरी है, और कितने लोगों के पास लाइसेंस है, कितने लोग नाव चलाएंगे, कौन चला रहा है, किस कंपनी के पास क्रूज चलाने का लाइसेंस है, ये सारी चीजें अगर नहीं देखी जाएंगी तो ये जनहानि भी होगी और तमाम जो तरीके के नुकसान होंगे देश को, आर्थिक नुकसान भी होंगे पर्यटन के रूप में। अविरल जी, बिल्कुल सही बात है एकदम। अगर इस प्रकार की घटना घटित हो रही है तो आखिर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपनी जान को दांव पे लगाने के लिए तैयार होगा और इस टाइप से वो नाव में बैठेगा और वो घूमने के लिए जाएगा? ऐसा कोई होगा नहीं फिर। और अगर किसी बात है खौफ का, तो बिल्कुल निश्चित रूप से लोगों के अंदर ये खौफ आ रहा है, ये डर आ रहा है इसके प्रति।
और जहां तक विषय है एक तरीके जनता को विश्वास दिलाने का, सुरक्षा की भावना पैदा करने का, तो उस क्षेत्र में सरकार पूर्ण रूप से लगी हुई है, कार्य कर रही है। और जहां तक विषय है किसी प्रकार की त्रुटि का, किसी रूप में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है और वो पूर्ण रूप से हमें एक्टिवली कर रहे हैं। और जहां तक विषय है एक तरीके से इन घटनाओं का, तो ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़े स्तर पे जिस तरीके जनहानि होती है ये बहुत ही दुखद है। और जहां तक अगर एक तरीके से बात कर जाए इस प्रकार की घटनाओं के रोकथाम के लिए, तो 100% एफर्ट्स हमारी सरकारें, राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर मजबूती के साथ पूर्ण रूप से करेंगी, इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। और जहां तक इस मुद्दे को उठाए जाने का विषय विपक्ष के, तो बिल्कुल उन्हें सवाल पूछने का अधिकार है, वो पूछे, हम इस विषय पर जवाब देने के लिए भी तैयार है और 100% एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत हैदर अली जी ने तो बहुत जिम्मेदारी से जवाब दिया है। अविरल जी, मुझे लगता है उन्होंने कोई ऐसा कोई तंज भी नहीं मारा है, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से बात कही है। जी बिल्कुल। ताहिरा जी, हम एक बार फिर से बिल्कुल अगर बात करी जाए हैदर जी की, तो बिल्कुल निश्चित रूप से उन्हें सवाल पूछना चाहिए, उसमें हमें कोई किसी रूप का आपत्ति नहीं है। ठीक है ताहिरा जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। ताहिरा जी, आज जब देश में, तो हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे देश में इतनी नदियां हैं, अब ये हमारे ऊपर है, हमारे सरकारों के ऊपर है, हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर पाते हैं, नदियों को कैसे दोहन कर पाते हैं पर्यटन के रूप में और तमाम तरीके से। लेकिन यही नदियां, इन्हीं की धाराएं जब इस तरीके से बदनाम होने लगेंगी, लोगों की जान उसमें जाने लगेगी, तो इन नदियों के किनारे लोग जाने से डरने लगेंगे। इसलिए सरकार को एक समुचित व्यवस्था बनानी चाहिए, नौकायान के लिए, क्रूज चलाने के लिए, या उसके आसपास घाट बनाने के बाद जो तमाम काम किए जाते हैं पर्यटन से संबंधित, उस पर भी एक समुचित व्यवस्था बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों की जान भी ना जाए, जान भी बच सके, पर्यटन भी सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारा देश तो नदियों का देश कहा जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि इसका एक नियम होना चाहिए सुरक्षा का। जो लोग नाव में बैठते हैं, जैसे मैंने कहा, नाविक कौन है उसका भी नाम पता होना चाहिए प्रशासन में, जिम्मेदार लोग उसको जिसको उसका संचालन करेंगे और किसकी है वो, और वहाँ सेफ्टी जैकेट है कि नहीं, लाइफ सेफ्टी जैकेट्स है कि नहीं। क्योंकि देखिए, गाँव में जो ये नाव होती है, जो यहाँ से वहां से क्रॉस करती है, उनको वही एक साधन होता है। अक्सर वो किसी जरूरी काम से उनको जाना ही पड़ता है, दे हैव टू क्रॉस दैट मच डिस्टेंस। तो अगर वो क्रॉस कर गया और ये पता है उनको कि मतलब ये, तो फिर वो जो हमारा मार्जिनलाइज्ड और क्लास है, हमारा अंडर प्रिविलेज है, तो वो अपने काम से भी जाता है, अक्सर क्रॉस करता है उस नदी से उतने डिस्टेंस को। तो उनकी सेफ्टी के लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए, सुरक्षा के नियम होने चाहिए और वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने चाहिए। नियम बनते हैं, नियम तो बन भी जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियम बनने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेगी। क्योंकि सेफ्टी, जनता की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम बनते हैं अच्छे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे एम्फेसिस, पहले नियम बने फिर इम्प्लीमेंटेशन हो, कि कोई भी नाविक जो है उसकी ट्रेनिंग है कि नहीं, वो चलाने के में सक्षम है कि नहीं, वो तब वो चलाए। और कितना ओवर क्राउडिंग से इसको रोका जाए, इसको चेक कौन करेगा। चेक एंड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जानों को बचाने के लिए सिर्फ एक हादसा हुआ, 2 हादसे हुए, 3 हादसे हुए, उसमें बात से नहीं होगा। इसको सरकार को कई बार ताहिरा जी, कई बार देखा जाता है 10-10, 20-20, 30-30 लोगों को नाव बैठाकर एक छोटा सा 10-12 का बच्चा जो है वो नाव चला रहा होता है। लोग डरे सहमे जरूर होते हैं, लेकिन उन नावों पर बैठते हैं। तो ये सीखने की जरूरत है कि नाविक प्रशिक्षित होना चाहिए, नाव की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, नाव कहाँ चल रही है ये प्रशासन को जानकारी होनी चाहिए। तो फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन विषय यही है कि जल मार्ग भी हमारे सुरक्षित हो, नौकायान हो, चाहे क्रूज चलाने की बात हो, ये भी सुरक्षित होनी चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन की जब हम बात करते हैं इन जल मार्गों पर, तो ये भी कम से कम सुरक्षित होनी चाहिए, ताकि लोग जो है सुरक्षित पर्यटन कर सकें। और इस तरीके की जो हमीरपुर की जो घटनाएं सामने आती हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में अगर पुल की जरूरत है तो पुल होने चाहिए। लोग आखिर नाव से जाने के लिए क्यों मजबूर हैं, और अगर नाव चलाने भी हैं तो कम से कम प्रशासन की निगरानी में प्रशिक्षित लोग नाव चलाएं, प्रशिक्षित लोगों को इस पार से उस पार ले जाएं, ताकि इस तरीके के हादसे रुक सकें। फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।